नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ जेई मेंस टॉपर पल अग्रवाल से, जिनको जेई मेंस से मिले 100% परसेंटाइल। ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा पल अग्रवाल अभी मेरे साथ जुड़ेंगी। उन्होंने KVYP परीक्षा भी उन्होंने क्लियर करी। उनका IISc बेंगलोर में एडमिशन होने वाला है और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये एग्जाम जो ऑल इंडिया नेशनल लेवल का एग्जाम होता है उसको वो क्लियर कर चुकी हैं। IISc बेंगलोर में उनका एडमिशन होने वाला है और जेई मेंस में 100 परसेंटाइल, ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। पल अग्रवाल अगले कुछ ही पलों में मेरे साथ जुड़ेंगी और बताएंगे क्या उनकी स्ट्रेटजी रही है हाई स्कूल और इंटर में, यानी 10th और 12th में उनके क्या परसेंटेज थे और किस तरह उन्होंने पढ़ाई की कि एक जेई मेंस में 100 परसेंटाइल उन्होंने हासिल किया। और एक हम इंटरव्यू के अगले सेगमेंट में ये भी हम बात करेंगे कि IISc बेंगलोर में एडमिशन कैसे मिलता है और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। मेरे साथ जुड़ रही हैं पल। पल, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 100 परसेंटाइल, क्या ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है? मैम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैंने जब जेई में फरवरी दिया तो तब मैं 9.988 थी परसेंटाइल। सो दैट टाइम आई वाज नॉट सैटिस्फाइड। मैंने सोचा था कि मैं दोबारा दूंगी एग्जाम, मुझे 100 परसेंटाइल चाहिए। तो फिर मैंने मार्च वाला अटेम्प्ट दिया था, मैं प्रिपरेशन कर रही थी। फिर मैंने अभी 3rd अटेम्प्ट दिया था। तो मैंने ये इसलिए ही दिया था क्योंकि मुझे इसमें 100 परसेंटाइल चाहिए थी और हाँ अब आ गई है। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड। ओके। पल, जैसे मैं पढ़ रही थी कि आपको IISc बेंगलोर में भी आपको एडमिशन मिलने वाला है, तो अभी आपका क्या एम है? आप IIT ज्वाइन करना चाहती हैं या फिर IISc बेंगलोर में ही पढ़ना चाहती हैं? मैम मुझे एस्ट्रोफिजिक्स करनी है आगे, तो या तो मैं उसके लिए फिजिक्स पढ़ूंगी बेसिक, क्योंकि बैचलर्स नहीं होती है इंडिया में एस्ट्रोफिजिक्स की। तो उसके लिए IIT बेटर है। हाँ, तो उसके लिए IIT बेटर है। वहाँ पे फिजिक्स या इंजीनियरिंग फिजिक्स के कोर्सेज अच्छे हैं, पर IISc भी बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे रिसर्च बहुत अच्छी है। तो एग्जैक्टली अभी क्लियर नहीं है, पर मैंने दोनों ऑप्शंस रखे हैं। मैं दोनों में अपना बेस्ट कर रही हूँ, फिर बाद में देखते हैं कि किस में एडमिशन होगा। आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं, मैंने सुना। Yes, ma'am. Since childhood, I want to become an astronaut, and that's a dream. But apart from that, specifically, I want to study astrophysics. ड्रीम आया पल आपको कि एस्ट्रोनॉट बनना है? मैम ऐसा मतलब जैसे बचपन से ना मुझे जैसे मैं स्काई ऑब्जर्व करती थी, तो मतलब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। मैं पूरी पूरी रात स्काई ऑब्जर्व करती रहती थी। इनफैक्ट अभी भी ऐसा होता है, जैसे कोई भी कॉमेट या कोई मीटियोर शावर आना होता है या कोई प्लैनेट्स का कंजंक्शन होता है, तो मैं अभी भी रात को 2-3 बजे भी मैं चली जाती हूँ टेरेस पे। तो वो मेरा एक पैशन है और इसलिए मैं हमेशा से एक बार ना वहाँ पे जाना चाहती हूँ। एक बार वो चीज़ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, बाहर से देखना चाहती हूँ कि हमारी अर्थ कैसी लगती है। मैं जब मून को देखती हूँ, सो मैं कभी इमेजिन करती हूँ कि मे बी वहाँ पे कभी मैं भी होंगी, कभी मैं दिख रही होंगी एट अ पॉइंट। तो मैं बचपन से मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, एक बार मुझे स्पेस में जाना है। पर वैसे मुझे स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। पल, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। क्या आपके फैमिली में भी कोई इस फील्ड में है? Ma'am, my father, Mr. Vishal Agarwal, he is a businessman, and my mother, she is a clinical psychologist. So वो तो ह्यूमैनिटीज फील्ड के हैं और मेरे पापा कॉमर्स फील्ड के हैं। सो आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम साइंस फील्ड। बट येस, हमारे मतलब जैसे एजुकेशन पूरा, जैसे हमारा एजुकेशन का पूरा एक सराउंडिंग्स रहती है, क्योंकि मेरी मम्मा जो है शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ PhD इन एजुकेशन। तो उनसे एक जो वो मिला है, जैसे हेरिडिटी कह सकते हैं, तो एक वो वैसा ही माहौल रहता है हमारे घर में। पापा भी वो बिजनेस का, मैं उनसे सुनती रहती हूँ और मम्मा से सारा ह्यूमैनिटीज का सीखती रहती हूँ। तो एक ऑल ओवर, एक ऑलराउंडर वाला चीज रहती है। तो अब ठीक है, अब एक साइंस का भी आ गया। सो नाउ इट्स अ कंप्लीट होल। ओके। मैं पल आपसे जेई मेंस के प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आप बताइए, जब भी कोई इस तरह का रिजल्ट आता है, सब लोग सुन रहे हैं कि भाई पल अग्रवाल को 100 परसेंटाइल मिले हैं, और तो लोगों को लगता है कि शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट गर्ल और ये शुरू से बहुत पढ़ने में होशियार रहेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 10th और 12th में आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी? पहले 10th के बारे में बताइए, और आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? ओके, सो मैम मैं जैसे शुरू से ही मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ, शुरू से ही। तो और 10th में भी जैसे सबको एक्सपेक्टेड था कि मैं CBSE टॉपर बनूंगी, तो मैंने बहुत मेहनत करी थी। पर उसके बाद मेरी परसेंटेज 98 थी 10th क्लास में। सो उस टाइम पे मैं थोड़ा डिसहार्टन हुई थी, क्योंकि सबने किया था कि मैं इंडिया टॉपर बनूंगी। बट उसके बाद देन आई रियलाइज दैट मे बी इट्स द न्यू मून फेज ऑफ माई लाइफ। हमेशा फुल मून फेज नहीं होता। तो क्योंकि
because I've always tried to shine not like the stars but like the moon, which stands apart in the dark sky. So I realized that it may be the new moon phase of my life, and then मैंने वो अपनी preparation continue रखी, और then in 12th I got 99.2, and this is a big achievement, like the JEE में 100%. So now it's okay. Some ups and downs are always there, but एक consistency अपने आप से give up नहीं करना है बस. ओके, 12th में अभी आपका 12th का रिजल्ट आया, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी? Ma'am, I got 99.2%. I'm the science topper in my school. ओके, अभी जैसे पल पिछले एक साल से बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन पूरे ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया ने इसको फेस किया, ये कोरोना पैंडेमिक में. तो जो पिछला एक साल रहा है आपका, 12th में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, कैसे इस दौरान कैसे आपने स्टडीज़ की और कैसे आपने टाइम आपका कैसे बीता है? मैम, जैसे मैंने एक तो कोशिश करी कि बिल्कुल भी ब्रेक ना आए स्टडीज़ में. तो जैसे मैं अभी मतलब जो भी मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितना भी वो मटेरियल दे रहे थे या जो भी वो टेस्ट ले रहे थे, तो मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, क्योंकि एक बार वो ब्रेक हो जाता है फिर वो बहुत टाइम लगता है उसको वापस उसी पेस पर आने में. तो एक तो मैंने ये किया, और इसके अलावा जैसे मेरी मम्मा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है. मतलब जैसे अगर मैं कभी भी थोड़ा लो फील करती हूँ या मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ, तो मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं एकदम फिर चार्ज हो जाती हूँ. मतलब एवरी डे फॉर एटलीस्ट फॉर 10 minutes आई सिट एंड डिस्कस विद हर. सो वो मुझे कभी भी फिर डाउन नहीं होने देती है. तो और उनका इतना सपोर्ट रहा है, और इस पूरे एक साल में मैंने रियलाइज करा, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखी है, जो मे बी मतलब ऑब्वियसली हम बाहर जाके भी बहुत सारी सोशल स्किल सीखते हैं, पर मैंने यहाँ पर भी अपने घर पर रहकर बहुत सारी लाइफ स्किल सीखी अपने पेरेंट्स से. तो आई फील दैट दिस वाज द गोल्डन पीरियड विच आई कुड नॉट हैव लर्नड इन स्कूल में भी. सो एंड दिस विल बेनिफिट मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. ओके, अब पल अब जेई मेंस में 100 परसेंटाइल लाना, हाउ डू सी योर परफॉर्मेंस? आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, या यू फील कि नहीं इट्स ओके, अभी मुझे जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है, अभी एक नेक्स्ट फेज, फिर मतलब एग्जाम तो आते ही रहेंगे, अभी तो एग्जाम की शुरुआत हुई है. हाउ डू सी दिस परफॉर्मेंस? आर यू हैप्पी? आर यू ओवर एक्साइटेड? Ma'am, I am happy, but I am not letting it get over me so much, because I know that if it gets over me, then it will take a lot of time, and I don't have so much time. Advance is just less than 2 months away. So अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसे फरवरी में मतलब इंटरव्यूज वगैरह हुए थे, पर अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं बहुत कम इसमें मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी. मतलब एक चीज़ रखूंगी, और अगर इंटरव्यूज हो भी रहे हैं तो आई विल मेक श्योर कि जो मेरे स्टडी आवर्स है वो कम ना हो. मैं एटलीस्ट अपने जो डेली के मैंने टारगेट्स बना रखे हैं वो अपने मुझे मीट करने ही हैं, चाहे उसके अलावा फिर मैं टाइम निकालूँ इंटरव्यूज के लिए. सो अभी आई नो इट्स द मेन थिंग इज एडवांस. मेन्स विल नॉट गेट मी एडमिशन इनटू आईआईटी. सो इसलिए मैं अभी इसको ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, अभी एडवांस है मेन करने के लिए, और उसमें भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं अभी ब्रेक करने के लिए. राइट. अब पल मुझे जेई मेंस के बारे में बताइए. जेई मेंस में जैसे आपने कहा कि पहले जो आपका मार्च वाला अटेम्प्ट था उसमें आपके 99.88% नंबर थे, बट यू आर नॉट सेटिस्फाई. आपने कहा नहीं, मैं 100 परसेंटाइल ही लाना चाहती हूँ, और आपने इतनी प्रिपरेशन की. अब आप मुझे बताइए, तमाम जो बच्चे जेई मेंस में अब अपीयर होने वाले हैं, उनको गाइड करने के लिए आप बिल्कुल डिटेल में अपना स्टडी जो शेड्यूल है उसके बारे में बताइए. जो 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप कैसे पढ़ती थी? पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स की पढ़ाई आपने कैसे की है? मैम, फिजिक्स में जैसे कोचिंग से जो जैसे हमें जो पढ़ाते थे, तो नोट्स, पहले तो क्लास नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब क्लास नोट्स मैं ऐसे जनरली मैं ऐसे हर दो या एक हफ्ते में मैं एक बार सारे नोट्स रिवाइज करती रहती हूँ. तो एक तो वो बहुत हेल्प करते हैं क्लास नोट. और इसके अलावा एनसीईआरटी ठीक है फिजिक्स की, मतलब कुछ जैसे कुछ जो सिंपल बस याद करने वाला टॉपिक जैसे कम्युनिकेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन सब के लिए एनसीईआरटी तो है ज़रूरी. मेंस में ये सब सब्जेक्ट्स, ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं. तो पर मेन है क्लास नोट्स, और इसके अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हैं ही बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के, एडवांस के. और बाकी इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा बुक्स अभी नहीं करी है ज़्यादा, मे बी एडवांस के लिए मैं करूँगी. अभी तो मैंने अपने अच्छे से क्लास नोट्स रिवाइज करे थे, उनसे ही सर से बार बार डाउट्स पूछे और सर से मटेरियल लिया, मतलब जो भी पढ़ने का था. तो आई थिंक फिजिक्स में तो प्रैक्टिस ही है बहुत इंपॉर्टेंट. और एक मुझे लगता है फिजिक्स एक बहुत ही लॉयल सब्जेक्ट है कि अगर हम उसे करते हैं तो ही वो हमें आता है, अगर नहीं करते इसकी प्रैक्टिस तो नहीं आता. जैसे मैथ्स कभी कभी होता है, लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो मेरा भी है थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट. पर फिजिक्स एक लगता है फिजिक्स एक ऐसा लॉयल सब्जेक्ट है कि उसे प्रैक्टिस करते हैं तभी वो होता है एग्जाम में, वरना नहीं होता है. तो फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
पल आपने जेई मेंस जो फिजिक्स पढ़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक लिखी? अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछे, क्योंकि तमाम स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि भाई फिजिक्स में कोई एनसीईआरटी के अलावा, कोर्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़नी चाहिए, कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने चाहिए? कुछ आप मुझे डिटेल बताइए। क्या देखिए, जो लोग कोचिंग अटेंड करते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो बच्चे तमाम, आपको पता है देश में हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग, और जो सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं, आप उनको स्टडी मटेरियल बताइए कि उन्हें ये बुक पढ़नी चाहिए, इतने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? यस मैम, तो अगर जैसे कोचिंग में नहीं है जो बच्चे, तो या तो वो अपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ले। एनसीईआरटी में जो बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, और मेनली जो एडिशनल प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी है एनसीईआरटी की, स्पेसिफिकली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो एडिशनल प्रॉब्लम्स करनी चाहिए एनसीईआरटी की। और इसके अलावा एच.सी. वर्मा भी रेफर कर सकते हैं। एच.सी. वर्मा भी बहुत अच्छी बुक है, तो क्योंकि उसमें भी बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मे बी एनसीईआरटी में उतने अच्छे से नहीं बता रखे हैं, जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक्स जो हैं वो एच.सी. वर्मा में बहुत अच्छे से बता रखे हैं, तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इनफ रहेगा। और इसके अलावा पास्ट ईयर पेपर्स तो है ही, मेंस के तो बहुत सारी अब तो शिफ्ट होने लगी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। तो पास्ट पेपर्स और बाकी एच.सी. वर्मा कर सकते हैं, और एनसीईआरटी बेस है, तो मेरे ख्याल से इनसे हो जाना चाहिए एटलीस्ट मेंस के लिए तो प्रिपेयर। तो एक हमें पढ़ना चाहिए, बस स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए फिजिक्स के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा को पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहिए, और एनसीईआरटी को थारोली पढ़ना चाहिए। एक आपने कहा एडिशनल प्रॉब्लम्स जो हो फिजिक्स में पेपर में दी, बुक्स में दी, तो यानी जो चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए रहते हैं, वो उसकी बात कर रही है शायद आप? यस मैम, जैसे एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर के बाद बैक एक्सरसाइज दी होती है, और उसके बाद एक एडिशनल प्रॉब्लम्स डाल के भी हेडिंग दे के उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो वो ऑप्शनल है, मतलब अगर आपने बेसिक कर लिया तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है, तो वो भी कर सकते हैं हम मेंस के लिए। क्या फिजिक्स में कोई ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि उनको बहुत थारोली पढ़ना चाहिए, या ऐसे कोई चैप्टर जो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इनको बहुत थारोली समझने की जरूरत है? क्या ऐसे कुछ चैप्टर्स आप बता सकती हैं? मैम, जैसे अगर कोर टॉपिक्स फिजिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ही पूरा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये पूरा एक बंच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए भी एडवांस के लिए भी। फिर एक बंच आ जाता है हमारा काइनेमैटिक्स का, तो या मैकेनिक्स में मेनली, तो मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स हो गया। इसके अलावा लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट अभी भी मुझे भी लगता है मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है रोटेशन में, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सेमीकंडक्टर्स वगैरह ये सब तो मेंस में पूछे जाते हैं, तो ये तो हम लास्ट मोमेंट पे भी एनसीईआरटी से कर सकते हैं। पर इन सब टॉपिक्स में बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि इनमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स कम्युनिकेशन तो फिर भी एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और रोटेशन वगैरह इसमें बहुत ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की। और इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स तो हो जाता है, तो मेरे ख्याल से यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और रोटेशन काइनेमैटिक्स। पल, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थी और जब ये फिजिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रही थी, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, कई बार बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब अच्छा पढ़ के जाते हैं, नॉलेज रहती है, लेकिन जब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर देखते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है। क्या आपको भी ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि ये सही है, क्योंकि डर होता है कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए? यस मैम, डर तो होता ही है, मतलब चाहे कितनी भी तैयारी हमने करी हो एग्जाम के टाइम पे, तो एक एग्जाम टेम्परामेंट भी बहुत मायने रखता है। उसके लिए हमें, जब हम बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर घर पे सॉल्व करते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ ये हमारा आंसर सही है, तो उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और बाकी एग्जाम टाइम में भी होता है, जैसे मैं फिजिक्स सबसे लास्ट में करती हूँ हमेशा, तो फिजिक्स में, और उसके बाद भी मैं पहले जो भी मुझसे हो रहे होते हैं पहले मैं वो क्वेश्चन कर लेती हूँ, जिससे कि मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाए कि चलो मैंने 25 में से मैंने 15 क्वेश्चन तो कर लिए, तो जैसे ये कर लिए वैसे बाकी के भी हो जाएंगे। तो पहले मैं वो कर लेती हूँ जो मुझे सारे आते हैं। फिर एक बार मैं देख लेती हूँ कि जैसे 300 में से चलिए मेरा 200 मार्क्स का तो हो गया पेपर, तो मैं अपने आप को टाइम पे समझाती रहती हूँ कि देखो इतना हो गया, इतना और हो जाएगा। फिर मैं वापस उन क्वेश्चंस को रिविजिट करती हूँ जो नहीं हुए थे, फिर उसमें से कुछ और हो जाते हैं, फिर एक तीसरा राउंड लगाती हूँ, फिर कुछ हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे फिर पूरा पेपर हो जाता है। तो अपने आप को एकदम से, अगर हो सकता है पहले एक दो क्वेश्चंस आपको ना आ रहे हो, तो पहले आप वो सर्च करिए जो आपको आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो आपको आता है आप उसको सही करके आना है आपको, फिर बाद में आप और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको ट्राई कर सकते हैं।
नहीं तो क्या ऐसा कोई आपके साथ में भी हो, लेकिन क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये तो स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और आपने जैसे कहा कि आप लास्ट में फिजिक्स वाला पेपर आप लास्ट में करती हैं, तो क्या जब इस बार आप देने गई जेई मेंस का, तो क्या उसमें भी ऐसा हुआ था फिजिक्स में कोई किसी क्वेश्चन में आपको लगा कि ये मेरे को नहीं आता, फिर आपने छोड़ दिया, बाद में आपने उसको बाद में अटेम्प्ट किया, क्या ऐसा हुआ आपके साथ में? यस मैम, हुआ था। जिससे मैंने पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करा सबसे पहले, उसमें कम टाइम लगता है, तो केमिस्ट्री मैंने कर लिया, उसमें मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे। उसके बाद फिर मैंने मैथ्स किया, उसके बाद मैथ्स में मेरा हो गया था पूरा, 1 क्वेश्चन छोड़ा था मैंने। उसके बाद फिर मैंने फिजिक्स पे आई मैं, तो फिजिक्स में भी मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे पहले वाले में, और 1-2 क्वेश्चन मैंने रिव्यू के लिए मार्क कर लिए थे कि शायद हो सकता है इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो उसके बाद फिर जब मेरे पास 70 मिनट्स बचे थे, फिर मैंने एक बार पूरा पेपर दोबारा से सॉल्व करा, ऐसे मतलब मान के कि मैंने नहीं करा है पहले, जिससे कि हो सकता है कोई क्वेश्चन हमें ऑब्वियस हो तो हमने पहले ऐसे मार्क कर दिया, पर वो इसलिए मिस्टेक कुछ हो गई, तो मैंने एक बार पूरा पेपर दोबारा से भी सॉल्व करा फिर। तो उसमें 1-2 गलतियां निकली मेरी, जो मैंने पहले सही कर रखे थे, मतलब गलत कर रखे थे जो मैंने, तो मैंने फिर उनको करेक्ट कर लिया। और फिजिक्स में भी फिर ऐसा हुआ, मैंने 1-2 क्वेश्चंस मेरे और हो गए, फिर भी 1-2 क्वेश्चंस बच गए, तो फिर मैं बार-बार शिफ्ट होती रही, तो धीरे-धीरे एक बार क्लिक करता रहा फिर वो माइंड में। 1-2 क्वेश्चंस थे जो मैंने मार्क गलत कर रखे थे उसमें फिजिक्स में, फिर मैंने उनकी वापस कैलकुलेशन करी तो दूसरा आंसर था। तो वो मतलब फिर मुझे अच्छा लगा कि चलो मैंने अपनी गलती यहीं पे करेक्ट कर ली। पेपर देकर आई आपने, बाद में उसको देखा कि क्या सही किया क्या गलत किया, क्या आपका कोई आंसर गलत भी था? नो मैम, जैसे मैं तो जब आई थी पेपर देके, तो मैंने अपने पापा को बोला कि चलो पापा हम ना रेस्टोरेंट से खाना आज ले आते हैं, तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला मेरा पेपर ऐसा गया, इसमें मेरे फुल मार्क्स ही आने वाले हैं, मुझे कोई भी क्वेश्चन में मुझे डाउट नहीं है, मेरे से सारे सॉल्व हो गए थे। तो फिर हमने तो मतलब आई वॉज कॉन्फिडेंट कि आ जाएंगे इस बार मेरे फुल मार्क्स। और फिर जब प्रोविजनल आंसर की आई थी, तो उसमें भी मेरे 300 ही थे, फिर भी मैंने आई वेटेड कि अभी फाइनल आंसर किया जाए, मे बी कोई चेंजेस ना हो आंसर की मैं, फिर मैंने फाइनल आंसर की से चेक करा, तो तब भी मेरे 300 ही थे। तो यू वर श्योर कि सारे आंसर मेरे सही हो, मैं 100% लाने वाली हूँ? यस मैम, क्योंकि फरवरी में जब मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए थे, तो वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था गलत है, वो क्वेश्चंस नहीं गलत हुए थे जो मुझे पेपर में मुश्किल लगे थे, वो क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे, और जो गलत हुए थे वो मेरी सिली मिस्टेक्स के गलत हुए थे। तो इस बार मैंने कोई भी ऐसे नहीं सोचा था कि जिसमें डाउट है सिर्फ वही चेक करूंगी, मैंने इस बार सारे क्वेश्चन दोबारा चेक करे थे जिनमें डाउट नहीं भी है, तो उनमें से भी फिर 1-2 गलत निकले, तो उसके बाद मैंने अच्छे से रिफाइन पूरा अच्छे से चेक कर लिया था कि अब इस बार कोई गलत नहीं होगा। ये तो बात हुई फिजिक्स की, अब मैथ के बारे में बताइए कि मैथ की पढ़ाई आपने कैसे की? मैम मैथ्स तो मेरे शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मैथ्स। तो मैथ्स में तो मतलब मैं ऐसा होता था कि मुझे मम्मा मतलब सबको मुझे बोलना पड़ता था कि अब बस मैथ्स छोड़ के कुछ और भी पढ़ लो, वरना मैथ्स ऐसा है कि मैं सुबह से रात तक लगातार पढ़ सकती हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए थोड़ा मुझे अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है, अपने साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि मुझे पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री भी, पर मैथ्स ऐसा है कि वो मैं पूरे दिन पढ़ सकती हूँ, तो वो तो मेरा शुरू से थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो उसके लिए मैंने मतलब एनसीईआरटी तो मैथ्स की कोई ऐसे खास नहीं है, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है करने की, एक बार कर ली बस वो ठीक है। तो बाकी मैंने तो प्रैक्टिस ही करी थी, मतलब मैथ्स में तो बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे समीर बंसल है कैलकुलस के लिए, और इसके अलावा सेंगेज है, तो मतलब ये सब मैथ्स के लिए तो बहुत ही सारी प्रैक्टिस बुक्स मिल जाएंगी हमें, और नेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैथ्स के लिए मुझे ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम हुई थी, मैथ्स शुरू से अच्छा था मेरा। और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप उनको एडवाइस करिए कि उन्हें मैथ के लिए एक तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस कितने साल के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कुछ बुक्स के नाम बताइए, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ना ही चाहिए, और कौन से कुछ राइटर्स की बुक बताइए जिससे कि वो मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं? मैम राइटर्स के जैसे कैलकुलस के लिए समीर बंसल बहुत अच्छी है, अभी मेरी भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मैं करूँगी उसे एडवांस के लिए अच्छे से, तो कैलकुलस के लिए समीर बंसल अच्छी है। और इसके अलावा एल्जेब्रा के लिए तो सेंगेज ठीक है, कोऑर्डिनेट के लिए भी सेंगेज ठीक है, और वेक्टर 3D के लिए तो हाँ वेक्टर 3D के लिए भी आती है सेंगेज, तो वो भी ठीक है। मैंने मैथ्स के लिए मैं ज़्यादा एक्चुअली बुक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि मैथ्स मेरा हो जाता है फिर भी, तो मैं तो बस अपने क्लास नोट्स पढ़ लेती थी, और बाकी जो फिर जीके तो टेस्ट होते रहते हैं, तो उसमें तो एक तरह से रिवाइज ही होता रहता है मैथ्स। तो मेन जो एक्स्ट्रा बुक्स के लिए एक्चुअली मैं ज़्यादा कभी लेती नहीं, क्योंकि मैं तो कोचिंग में हूँ, तो मुझे तो टीचर्स बता देते हैं कैसे करना है, तो बाकी पर मुझे जितना पता है तो मैथ्स के लिए कैलकुलस के लिए समीर बंसल अच्छी है, बाकी सेंगेज तो मिल जाती है सब सब्जेक्ट्स, तो वो अच्छी है बुक है। आरटी की बुक्स है मैथ की, वो कितनी
सफिशिएंट है बच्चों के लिए? मान लीजिए बच्चे अगर वो 11th-12th की एनसीईआरटी की बुक्स मैथ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, क्या वो सफिशिएंट है जेईई मेंस के लिए? मैम नहीं, मुझे नहीं लगता सफिशिएंट है। मतलब एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ऐसी है कि वो सफिशिएंट है मेंस के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में मेंस में सिर्फ एनसीईआरटी से ही वो पूछता जाता था। पर मैथ्स के लिए तो एनसीईआरटी इनफ नहीं है, उसके लिए तो और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्या जैसे आमतौर पे पल लोगों को, स्टूडेंट्स को मैथ ही ज़्यादा टफ लगती है। आप कह रही हैं आप मैथ को बहुत एंजॉय करती हैं, उसको ईजिली पढ़ लेती हैं, तो कैसे मैथ को कैसे एंजॉय किया जाए, कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? मान लीजिए क्लास 9 से ही बच्चे आगे पढ़ने के लिए, और अगर वो मैथ में ही आगे जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में अगर जाना तो मैथ तो पढ़नी पड़ेगी, तो मैथ को कैसे ईजी कैसे बनाया जाए, इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? मैम मैथ्स के लिए एक उसको ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। मतलब मैं तो उसको ना ऐसा हॉबी ले लेती हूँ। जब मेरा पढ़ने का मन करता है तो मैं मैथ्स करने लगती हूँ। तो मतलब मैं ऐसे नहीं देखती मैं टीवी देखने बैठ गई, कुछ नहीं करती मैं। अगर मैं कभी ऐसा होता है कि मैं अपना टाइम टेबल बनाती हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, और उसके बाद जितना भी मुझे थोड़ा ब्रेक लेना होता है तो मैं उसमें मैथ्स पढ़ लेती हूँ। तो मैथ्स मतलब जैसे इंटरेस्टिंग के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे मैं ना कभी ऐसे नहीं करती कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता मैथ्स में तो मैं सीधा सर को भेज दूँ कि ये सर ही मेरा डाउट है, उसे मुझे सॉल्व करके भेज दे, क्योंकि फिर उससे मैं कुछ नहीं सीख रही हूँ। सर मैंने सर को क्वेश्चन भेजा, सर ने सॉल्व करा, तो मैंने तो उससे कोई थिंकिंग नहीं सीखी, मुझे नहीं पता उसके आगे ऐसा कोई क्वेश्चन कभी आ गया तो मुझे उसे कैसे सॉल्व करना है। तो मैं हमेशा पहले अगर मैं कोई भी क्वेश्चन बैंक कर रही हूँ मैथ्स का, तो पहले जो मुझे आ जाते हैं मैं वो सारे कर लेती हूँ। फिर जो नहीं आते हैं उनको एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। फिर नहीं आते तो मैं उनको एक जगह लिख लेती हूँ कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आए थे पहले दूसरी बार में। फिर थोड़ी टाइम बाद उसको फिर से करती हूँ। पर मैं उसको जब तक करती रहती हूँ जब तक बिल्कुल मतलब एकदम ऐसा ना हो जाए कि बस मुझे ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो क्योंकि जितना हम उन क्वेश्चंस पे सोचते हैं ना, उतना ज़्यादा एकदम जैसे हम उसके वर्ल्ड में खो जाते हैं। 11th में भी 12th में मेरे साथ यही होता था कि जैसे सब बच्चे डाउट्स पूछते थे तो सर बोलते थे तुम कुछ डाउट्स ही नहीं भेजती हो। तो मैं ये बोलती थी सर मेरे पास भी हैं डाउट्स, मेरे से भी होते हैं कभी क्वेश्चंस नहीं होते, पर मैं एकदम लास्ट मोमेंट में भेजती हूँ जब मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा वो क्वेश्चन। क्योंकि जब मैं उसके ऊपर सोचती हूँ तब मुझे वो उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है, तब मुझे मन करता है इस टाइप के और क्वेश्चन करने का और सोचने का उन बारे में। जैसे इंटीग्रेशन के अगर फॉर्मूलाज है तो मैंने बहुत याद नहीं करती मैं फॉर्मूले ज़्यादा। मैं हर एक कोई भी फॉर्मूले को जो मैं उसका क्वेश्चन याद रखती हूँ, उस क्वेश्चन से मैं डिराइव करना प्रेफर करती हूँ। मैं ज़्यादा फॉर्मूलेज इसलिए याद नहीं रखती क्योंकि फिर वो एक तो गलत होने के चांसेस रहते हैं पेपर में, आपको गलत याद है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उससे अच्छा आप उसको एकदम कोर्स है उसको समझ ले, फिर जब भी आपको जरूरत है तो आप उसको डिराइव कर ले। तो एक वो इंटरेस्ट भी बना रहेगा कि हाँ कुछ चीज़ें है करने के लिए, सारा याद करने का नहीं है मैथ्स में, वर्क करने के लिए भी है मैथ्स में। तो मैं ये सोचती हूँ कि कम से कम याद रखती हूँ, ज़्यादा पेपर में खुद उसको करने की कोशिश करती हूँ। तो इसका मतलब यही है कि मैथ में वाकई में ऐसे फार्मूले रटने से बच्चों को लगता है कि फार्मूला याद कर ले इससे काम चल जाएगा। आपको एंजॉय करना है और मैथ की जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शायद उससे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। यस मैम, जैसे जितने भी हालांकि अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो अच्छा तो रहेगा कि फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम इंस्टेंटली उन्हें अप्लाई कर पाएंगे पेपर्स में। पर वो बात एक ठीक है, पर नहीं सोचना कि हमें जेईई के लिए पढ़ना है तो हम उसके हिसाब से शॉर्टकट से याद कर ले, फॉर्मूले याद कर ले। जब हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जितने भी अगर हम ऐसे फॉर्मूले बताते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहले मैं खुद डिराइव कर पाऊँ, कि उससे वो मैं सीखूंगी। पेपर्स में मैं भले फॉर्मूले अप्लाई कर दूँ पर मैं पहले उसे सीखती हूँ कि वो मैं खुद डिराइव कर सकती हूँ। अगर मुझे पेपर में नहीं याद आया तो मैं खुद इसको डिराइव कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मैथ्स में केमिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें होती है याद करने के लिए, पर मैथ्स में तो जितना कम याद करें उतना अच्छा है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमें अपने लिए करने के लिए मिलेंगी मैथ्स में। राइट। अच्छा, अब पल मैं आपसे बात करना चाहती हूँ केमिस्ट्री के बारे में। आप मुझे केमिस्ट्री की पूरी अपनी स्ट्रेटजी, मतलब जेईई मेंस में आपने 100% आपने हासिल किए हैं, तो केमिस्ट्री कैसे पढ़े? और आप बिल्कुल ऐसे पूछिए अगर कोई जेईई मेंस में अपीयर होने वाला स्टूडेंट आपसे पूछने आता है कि बताइए कि मैं कैसे केमिस्ट्री में 100% हासिल करूँ, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए? मैम केमिस्ट्री में तो मेंस के लिए एनसीईआरटी, बस सिर्फ एनसीईआरटी है। मतलब मेरे तो क्लास नोट्स भी
कंप्लीट नहीं हुए थे मेंस के लिए। मैंने अपने क्लास नोट्स भी पूरे रिवाइज नहीं किए थे। मैंने एनसीईआरटी बहुत बार रिवाइज करी, मतलब मैं ऐसे करती थी 2-2 दिन में मैं पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर लेती थी। 11th-12th की 4 बुक्स है हमारी एनसीईआरटी की, तो मैं ऐसा शेड्यूल बनाती थी, मैं 2 दिन में एकदम क्विक रिविजन कर लेती थी। इनफैक्ट अभी मेन से पहले भी जब मेरा इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड INAO मेरा क्लियर हुआ था, तो हमारा कैंप चल रहा था एस्ट्रोनॉमी का, तो मेरा कैंप फ्राइडे को खत्म हुआ था और संडे को मेरा मेंस का पेपर था। तो फिर मैंने ये टारगेट बनाया कि फिजिक्स और मैथ्स तो वो तो मुझे याद है, तो मैंने सिर्फ फ्राइडे हाफ डे से 4 o'clock से शुरू करके और अपने एग्जाम तक, मेरा एग्जाम 3 o'clock था, तो मैंने 12 o'clock तक अपना शेड्यूल बनाया कि मुझे इतने टाइम में पूरी केमिस्ट्री एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेनी है एनसीईआरटी से। तो मैंने पूरी एनसीईआरटी एक लाइन दोबारा पढ़ी, चारों बुक्स की। तो एनसीईआरटी के लिए मतलब केमिस्ट्री के लिए मेंस में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, मतलब मोर देन इनफ। एनसीईआरटी आपने कर ली तो बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट हो गया। बाहर मतलब मैथ केमिस्ट्री में और एक्स्ट्रा नहीं पूछते ज़्यादा। ओके, क्या केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा कोई किसी और राइटर की बुक आप रिकमेंड करेंगी? मैम मुझे केमिस्ट्री के लिए तो नहीं पता, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री के लिए भी कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करी है। एनसीईआरटी करी थी और अब मैं अपने क्लास नोट्स रिवाइज कर रही हूँ एडवांस के लिए, तो अब जब ये हो जाएंगे तब मैं भी सर से पूछूँ कि कौन सी बुक करनी है। अभी तो कोई नहीं करी मैंने। पल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मुझे जेईई मेंस के बारे में। अब मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ, और शायद ये तमाम स्टूडेंट्स का भी सवाल है कि लोगों जो स्टूडेंट 100% जिस स्टूडेंट को मिलते हैं वो कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब जैसे आपने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब आपने कहा कि ये नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के बोर हो गए तो टीवी देखने लगे या घूमने चले गए, नहीं, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के बोर हो गए, कुछ एंजॉय करने का मन है तो हम मैथ कर रहे हैं। तो ये आपकी एक मतलब एक अलग सी क्वालिटी है आपकी। सुबह से लेकर शाम तक आपका क्या रूटीन रहता है, और जैसे क्या वाकई 100% लाने वाली स्टूडेंट हमेशा बुक्स में ही, यानी वो बुकिश होती है, हमेशा किताबों में उलझी रहती है, या कुछ और भी करती है? मैम मे बी कि अभी जैसा टाइम है तो अभी तो थोड़ी हॉबीज को हमें से थोड़ा कम करना ही पड़ेगा, थोड़ा लेजर टाइम नहीं पड़ेगा। मैं से शुरू से नहीं हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ाई में ही करती हूँ। जैसे मैंने डांस में भी मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तो मुझे सरोज खान जी से भी अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट डांसर ऑफ एनसीआर का। तो मैं डांस में बहुत ज़्यादा शुरू से इन्वॉल्व रही हूँ। इसके अलावा मैंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा है, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ जीत कुंडो में। और इसके अलावा मुझे 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने भी आते हैं। और इसके अलावा मैंने जिमनास्टिक्स भी करा है, और मैं आर्टिस्टिक भी हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर रखी हैं। और हाँ, अभी 11th-12th में मैंने थोड़ी अपनी हॉबीज़ कम करी थी, पर अभी मुझे ऐसा मतलब मुझे फील नहीं लगती, क्योंकि अब मैं पढ़ाई को अपना एंजॉय करने लगी हूँ ना, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कभी कि अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ी देर टीवी देखना है, या मुझे कोई भी अपनी हॉबी, अभी मुझे ज़्यादा नहीं लगता। अभी मैंने पढ़ाई को अपनी हॉबी बना लिया है, तो मैं ऐसे करती हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री से बोर हो गई तो मैथ्स कर लो, तो पूरा दिन मेरा सिर्फ पढ़ाई में निकलता है। मतलब मैं मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए बीच में बाहर आती होंगी लंच करने के लिए, रात को डिनर सबके साथ करने के लिए, पर पूरे दिन में मुझे कहना नहीं पड़ता कि अभी पढ़ लो, क्योंकि मैं खुद मतलब मम्मी मुझे बोलती है कि अब आ जाओ, खाना लग गया, अभी कमरे से बाहर आ जाओ। तो पर वो ऐसे नहीं है कि फोर्स्ड है, मैं तो एंजॉय ही करती हूँ उसे। पर अच्छा है, अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसे भी करना चाहिए परस्यू, क्योंकि ऑल प्ले ऑल वर्क है। पर आप इतनी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, पढ़ाई में इतना आप एक्सेल कर रही हैं और तमाम सारी हॉबीज को भी मेंटेन कर रही हैं, क्या कभी ऐसा आपको लगा कि टाइम कम है, 24 आवर्स में टाइम कम कभी लगता है? यस मैम, लगता तो है, पर फिर मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे दिमाग में आती हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये चीज़ वैसी क्यों है, पर फिर लगता है कि वो तो सबके लिए ही है। तो हमारा मतलब व्हाट वी शुड डू इज दैट कि हमारे पास जितना टाइम है हमें उसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। वरना टाइम तो ऑब्वियसली सबको लगता है कि हर एक चीज़ के लिए टाइम कम लगता ही है, पर फिर लगता है कि वो सबके लिए ही है। तो बस अपना बेस्ट करो, जितना आपके पास टाइम उसमें बेस्ट करना है आपको। थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन अब एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहती हूँ शॉर्ट में। आपने आईएससी बेंगलोर में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसा आपने बताया कि एडमिशन आप लेने वाली हैं वहाँ पर। तमाम सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि जो वाकई इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, स्टूडेंट को मिल नहीं पाता है क्योंकि उस तरह का वो एक्सीलेंस नहीं आ पाती बच्चों में। तो आप मुझे ये बताइए, आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कौन सा एग्जाम पास करना होता है, ये हमारे स्टूडेंट्स को आप जानकारी दीजिए। यस मैम, तो जैसे आईआईएससी बैंगलोर का जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करा था, तो वो शायद मैंने फरवरी में करा था। फरवरी में रजिस्ट्रेशन, फरवरी या मार्च में खुले थे रजिस्ट्रेशन। तो उसके पर मैंने शुरू से जैसे एनटीएससी क्लियर किया था, उसके बाद
NSEA NSEC क्लियर किया था, फिर मैंने 11th में KVPY क्लियर किया था, और फिर मैंने 12th में भी दिया था KVPY, 12th में भी मेरा क्लियर हो गया था KVPY। तो इसके अलावा तो जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा था, एक्चुअली मुझे ज़्यादा नहीं पता था KVPY का, मतलब उसका IASC का। फिर मैंने जब रजिस्ट्रेशन करा था तो उसमें उन्होंने मेनली यही मांगा कि आप अपना KVPY का आपने अगर क्लियर किया तो KVPY की अपनी रैंक बताइए, और अपने JEE मेन की अपनी रैंक बताइए, जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करे हैं। मेरे ख्याल से कि वो जो देखते हैं वो ओवरऑल देखते हैं मेरे ख्याल से, पर KVPY के लिए IASC के लिए KVPY के लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लाने की ज़रूरत है। अगर आपकी KVPY में करीब 200-300 के आसपास रैंक आ जाती है तो आपका बहुत आसानी से एडमिशन हो जाता है IASC में। IISc बेंगलोर में एडमिशन, जैसे आपने कहा कि KVYP में कैसी रैंक आई ये माने रखता है, तो ये जो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना ये एग्जाम है, इसके बारे में बताइए, ये एग्जाम कब होता है और किस क्लास के स्टूडेंट इसमें अपीयर हो सकते हैं? ओके, सो मैम ये जो KVPY का एग्जाम है तो इसमें 3 स्ट्रीम्स होती है, मतलब आप 11th 12th और 12th पास तीनों उसमें दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली पेपर सबका अलग अलग होता है, सिलेबस भी थोड़ा अलग होता है। तो मैंने जैसे 11th में दिया था, तो एक्चुअली नवंबर में होता है जनरली KVPY का एग्जाम, तो मैंने 11th में भी दिया था। उस टाइम पे जितना सिलेबस हमारा कवर हुआ था थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ के दे दिया था, तो तब क्लियर हो गया था, और फिर 12th में भी क्लियर हो गया था। तो नवंबर में होता है इसका रजिस्ट्रेशन। मतलब इस साल का जो KVPY था वो तो जनवरी में हुआ था, जनवरी फरवरी में, क्योंकि कोविड से, पर जनरली नवंबर में होता है इसका पेपर। और इसके लिए मेनली ये थोड़ा रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट के लिए है, क्योंकि IASC के लिए है, इसलिए इसमें आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर करना है। मतलब JEE में क्या होता है कि आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, ये सब चीज़ें होती है JEE में। पर ये जो एग्जाम है इसमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जो आप फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर लें, तो इनके लिए आपको और ज़्यादा कोर अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। तो मतलब मैंने भी KVPY के टाइम पर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने से ज़्यादा मैंने पहले तो अपने बार अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, बार क्लास नोट्स रिवाइज करे। जब एक बार सारे क्लास नोट्स रिवाइज हो गए, फिर मैंने KVPY के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो ये तो कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा है एग्जाम KVPY का, और इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्लियर करना। अच्छा, ये KVYP जो आपने क्लियर किया, इसको क्या 11th क्लास के स्टूडेंट इसमें अपीयर हो सकते हैं? 12th क्लास के 2 ही स्टैंडर्ड के हो सकते हैं या 10th क्लास में भी? नहीं मैम, 10th क्लास के नहीं होते, 11th 12th और पास। ओके, तो जैसे आपने जब 11th क्लास में आपने दिया, उस समय आपकी क्या रैंक थी इसमें? मैम उस टाइम पे मेरी रैंक 411 थी। तो जरा आप मुझे स्टूडेंट्स को हमारे बताइए कि जो ये KVPY जो आपने क्लियर किया, ये एग्जाम अगर 11th में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स में अपीयर होता है तो कितने क्वेश्चन, मतलब कितने नंबर का, कितने मार्क्स का ये पेपर होता है, और उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसमें? मुझे एग्जैक्ट मार्क्स नहीं ध्यान, पर शायद 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, 11th में बायो भी पूछी जाती है। तो 11th में तो चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। 12th में आके फिर वो ऑप्शन देते हैं कि या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो का पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, पर 11th में चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। आपने 11th में जो एग्जाम दिया था, तो जो आपका 11th में जो आप पढ़ रही थी, स्कूल में जो आप पढ़ रही थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रही थी, वही पढ़ाई आपकी पर्याप्त थी या आपने कुछ एक्स्ट्रा इसके लिए प्रिपरेशन की थी? मैम जैसे मैंने जैसे अभी मैं JEE की प्रिपेयर कर रही हूँ, JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे पास PCM है स्कूल में, PCM भी नहीं है। तो मैंने बायो खुद से पढ़ी थी अलग से, क्योंकि एक्चुअली मुझे 10th तक भी मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है बायो में। इनफैक्ट मैंने पहले PCM भी ली थी 11th 12th के लिए। तो बायो तो शुरू से मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो और मैंने बल्कि 11th 12th की मैंने बायोलॉजी 10th तक मैं पढ़ चुकी थी पूरी, अपनी तरफ से NCERT में पूरी पढ़ चुकी थी 11th 12th की। तो इसलिए मुझे लाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक बार जल्दी से सारी पढ़ ली, तो मुझे सारी चीज़ें याद आ गई थी बायो में, तो मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी के लिए। और इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हम तो क्लास में पढ़ ही रहे थे, तो उसके क्लास नोट्स रिवाइज कर लिए, और इसके बाद जो KVPY की आर्काइव्स होती है, आर्काइव्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के सॉल्व कर लिए, तो बस उससे हो गया था। थोड़ा आइडिया लग जाता है कि वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उससे हो गया। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर होता है ये? यस मैम, सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिंगल करेक्ट MCQs। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें? यस मैम, नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब +1 -0.25। और ओके, तो फिर जब आपने 12th में दिया, तो फिर क्या ये जो आप इस एग्जाम का स्टैंडर्ड और बढ़ गया, क्या आपने चेंज देखा इसमें, या उसी स्टैंडर्ड का पेपर होता है ये? मैम स्टैंडर्ड तो
थोड़ा-सा अलग था क्योंकि एक्चुअली सिलेबस बढ़ जाता है। 11th में 11th तक का सिलेबस होता है, 12th में 11-12 दोनों का सिलेबस आ जाता है। तो सिलेबस थोड़ा बढ़ गया, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगा और मैंने उस टाइम पे 12th में मैं एक्चुअली मेरा मेन मोटिव इसलिए नहीं था केवीपीवाई क्योंकि मेरा 11th में ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। तो वो तो मैंने सिर्फ दे दिया था 12th में, पर मैंने उस टाइम पे ज़्यादा नहीं प्रिपरेशन करी थी क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे ओलंपियाड्स आ रहे थे। तो जैसे मुझे एस्ट्रोनॉमी में मुझे जाना है, तो मैंने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए मैं प्रिपेयर करी थी। तो मैंने बस दे दिया था केवीपीवाई, पर मेन मोटिव उस टाइम पे मेरा एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड था। तो थोड़ा-सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा पेपर, पर फिर हो गया था क्लियर। ओके। अब बस मैं पल आपसे ये चाह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे पूछा है कि हम भी इस केवीपीवाई में हम क्या एग्ज़ाम देना चाहते हैं और इसके लिए उनको चाहते हैं कि भाई क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए या फिर जो कोर्स की बुक्स हैं यानी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वही सफिशिएंट है। आप कुछ टिप्स बता सकती हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जाए और कितनी रैंक, मतलब अभी जो आपने 12th में जब आपने इसको पास किया तब आपकी क्या रैंक थी? मैम तब मेरी रैंक 1500 के आसपास थी। अच्छा, कितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स का इसमें एडमिशन हो जाता है? मैम एडमिशन का मतलब एडमिशन तो अलग है, आईएएससी में एडमिशन के लिए तो 200-300 रैंक होनी चाहिए आसपास। पर वैसे जितने बच्चों का क्लियर होता है वो क्लियर डिपेंड करता है, मतलब क्लास वाइज। 11th में अलग नंबर ऑफ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 12th में डिफरेंट नंबर ऑफ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो ऐसा। अच्छा, आईसी बेंगलोर इसके अलावा अब जो भी आपकी केवीपीवाई की जो आपकी रैंकिंग है वो क्या उसके लिए अलग से भी कोई वो इंटरेस्ट देना पड़ता है वहां पर? मैम मुझे अभी एंट्रेंस टेस्ट का तो नहीं पता कुछ ऐसा, क्योंकि मैंने अभी जितना वहाँ पे करा है रजिस्ट्रेशन, तो उन्होंने सिर्फ मुझसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मार्क्स मांगे थे और 12th के मार्क्स। तो 12th के तो मैंने उनको अभी दिए नहीं, एक्चुअली मैंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था तब रिजल्ट नहीं आया था हमारा। तो एक तो मुझे वो भरना है और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मांगे थे, तो मैंने जैसे अपना एनटीएससी का बता दिया और केवीपीवाई दोनों अटेम्प्ट्स का बता दिया। जे इनका भी रैंक नहीं आई है तो मैं भी रैंक नहीं बता पाई हूँ, तो वो जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट की रैंक भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि वो बेसिकली केवीपीवाई देखते हैं, पर वो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि आपने और भी कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करे हुए हैं। जब आपने 12th की पढ़ाई के साथ में पल आपने एग्जाम दिया केवीपीवाई का, तो कोई एक्स्ट्रा बर्डन था या रेगुलर पढ़ाई आपके काम आ गई? मैम वही था जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने इस बार ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था केवीपीवाई पे, क्योंकि इस बार मेरा मेन मोटो वो था एस्ट्रोनॉमी क्लियर करना, क्योंकि अभी मैं 12th में हूँ, इसके बाद होता नहीं है वो। तो ये मेरा एकदम लास्ट चांस था, मुझे एस्ट्रोनॉमी ओरिएंटेशन कैंप में जाना ही था इस बार, ओलंपियाड कैंप में। तो मैंने उसके लिए भी मैं एग्जाम आप दे चुकी हैं कि अब देने वाली हैं? मैम दे दिया, मेरा हो गया क्लियर, मैंने कैंप अटेंड कर लिया। अरे वाह! तो ये बताओ पल, आप इतने सारे एग्जाम क्लियर कर लेती हैं, जेई मेंस भी आपने दिया और ओलंपियाड में आप चली गई, आपने केवीपीआई में भी अच्छा परफॉर्म किया, इतने सारे एग्जाम, मतलब पूरे साल आप एग्जाम देती रहती हैं, मतलब एंजॉय करती हैं या फिर जब इतने सारे एग्जाम देती तो आपको लगता है कि जो आपने नॉलेज गेन की है, जो नॉलेज स्टोर है आपका, वो सारे एग्जाम में काम आता है? यस मैम, एंजॉय करने की बात तो फिर वही है कि मतलब मैं इन एग्जाम्स को एंजॉय करती हूँ पूरे साल। जैसे हमारे फिजी के भी, जैसे फिजी में तो हर हफ्ते एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वो कंटिन्यूटी रहती है, और जब ऐसे एग्जाम्स होते हैं तो लगता नहीं है कि हमको अलग से एग्जाम देने चाहिए, लगता है जनरली जैसे हर हफ्ते टेस्ट होता है वैसे ही टेस्ट है। मतलब जैसे अभी मैंने जब मेंस भी दिया था, तो मैंने आपको जैसा बताया कि मेरा फ्राइडे को कैंप खत्म हुआ था, तो उसके बाद मुझे एक दिन था मेरे पास रिवाइज करने के लिए मेंस का। तो पहले मतलब कई मुझे बोला, जैसे कभी किसी ने बोला कि अभी छोड़ भी सकते हो, अगर आप नहीं रिवाइज कर पाए तो ये वाला मेंस छोड़ दो। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं सर, मतलब इतने मैंने जब 2 साल पढ़ा है तो कोई बात नहीं, 2 हफ्ते नहीं पढ़ा उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने तो ऐसे ही दे दिया था, मुझे लगा कि जैसे हर हफ्ते टेस्ट होता है वैसे ऐसे मान लेती हूँ कि इस हफ्ते भी एक टेस्ट है, तो मैंने तो ऐसे ही दे दिया, वो चला गया इतना अच्छा, तो वो बहुत अच्छी बात है। पर मैं तो इन एग्जाम्स को एंजॉय करती हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए एग्जाम से। मैं लास्ट में बस एक आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं इंटरव्यू करती हूँ, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पता लगा वो पढ़ाई को इतना एंजॉय करते हैं कि वो मैथ के साथ में बायो भी पढ़ते हैं, उनको बायो पढ़ना भी उतना ही अच्छा लगता है और जितना कि मैथ, जबकि ये दोनों में कंट्रास्ट है, बायो के बच्चे ज़्यादातर मेडिकल में जाते हैं और मैथ के इंजीनियरिंग में जाते हैं। क्या आपके साथ में भी ऐसा है? यस मैम, मेरे साथ भी जैसे मैंने आपको बताया मुझे बायो बहुत अच्छी लगती है, अभी भी बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे 10th तक तो मुझे यही था कि मैं पीसीएम भी लूंगी, मैंने पीसीएम भी ऑप्ट करी थी स्कूल में। लोगों ने इसके लिए पढ़ लोगे दोनों सब्जेक्ट्स, पर दोनों में अपना एकदम एकदम बेस्ट करना, एकदम बेस्ट सब्जेक्ट में कर पाओगे पूरा, एक चीज में कर पाओ, मेडिकल
वो उस टाइप की बायोलॉजी वाली पूरी थिंकिंग हो, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैथ ज़्यादा लॉजिकल है बायो से, तो वो आपके टेम्पर आपके उस पर डिपेंड करता है, आपकी लाइकिंग पे। तो हालांकि मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है, और इसलिए मुझे भी, और इनफैक्ट अभी भी ऐसा अभी भी होता है कि मैं अपनी 11th-12th मेरे पास रखे हैं बायोलॉजी की बुक्स, मैंने ली नहीं थी पर मैंने पहले पढ़ी थी, तो मेरे पास 11th-12th की बायोलॉजी की बुक्स रखे, तो मैं अभी भी उनको पढ़ती हूँ। मतलब अभी भी मुझे इतना है, मैं जैसे आगे मैं तो आयो वाला बायो तो मुझे फिर भी आ जाएगी, एटलीस्ट आधी तो आ ही जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में मुझे इतना तो है, एनसीईआरटी में मुझे 6 से आ रही है, पर फिर भी क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमी में जा रही हूँ, और वैसे भी इम्पोर्टेंट रोल है, अब जैसे एस्ट्रोबायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इमर्ज हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नॉलेज, तो सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। पर हाँ, थैंक यू। पर एक और बात बस करके मैं फिनिश करूंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इस साल जिसे जिनको की जो जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या 12th का रिजल्ट भी से दे आर नॉट हैप्पी, या नीट क्लियर नहीं कर पाए। ऐसे बच्चे बहुत सारे, उनके पास लॉजिक्स होते हैं कि हमें पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिला, या हम फाइनल एग्जाम देने का मौका नहीं मिला, या लॉकडाउन था तो हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए, ऑनलाइन पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी, और जो सक्सेस ना मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं उनके अंदर डिप्रेशन है, निराशा है। आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? यस मैम, तो मुझे पहले तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारा मतलब जो लॉकडाउन पीरियड पूरा गया है, तो ये तो एक्चुअली सबके लिए गया। मतलब अगर आपके जेई में मान लीजिए कि बच्चों के नए मार्क्स अच्छे आते, तो फिर तो किसी के भी अच्छे नहीं आते, क्योंकि सबने ही घर पे पढ़ाई करी है। तो जैसी सिचुएशन आपके साथ है वैसी तो सबके साथ ही है, और मुझे लगता है कि हमें हर एक सिचुएशन को ना थोड़ा मोल्ड करना आना चाहिए, अपने बेनिफिट के लिए मोल्ड करना आना चाहिए। अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमें वहाँ से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम नॉलेज हम जितनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हमें सीखनी चाहिए, अपने दोस्तों से सीखनी चाहिए, टीचर से सीखनी चाहिए। पर अगर ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो सिर्फ ऑनलाइन में ही पॉसिबल हो पाती है, ऑफलाइन में नहीं पॉसिबल हो पाती। जैसे अभी क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स हमें वीडियोस दिखाते हैं, वीडियोस से हमें समझ में आता है, वो हमारी स्कूल में तो मुश्किल हो जाता है वीडियोस वगैरह प्ले करना। या जैसे अभी भी मान लीजिए सर हमें कोई रिसर्च पेपर्स दिखा रहे हैं, या कुछ और हाई लेवल की कुछ चीज़ें हमें करा रहे हैं, तो मे बी वो क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाता, सर वो मटेरियल कैसे अवेलेबल कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो हमें उनको इंटरेस्ट देने की जगह हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड होने की जगह सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। हर एक चीज़ के हमें उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का एक्सप्लोर करना आना चाहिए। तो ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑफलाइन में नहीं कर पाते। और बाकी जहाँ तक बात रही कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं जो भी है, तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट मे बी द न्यू मून फेज ऑफ आवर लाइफ। हम हमेशा शाइन करते नहीं रह सकते। मून के भी तो फुल मून के बाद न्यू मून आता है, वो गायब हो जाता है, पर फिर वो क्यों गायब होता है? वापस आने के लिए। तो इसलिए अगर आप ऑब्वियसली सबकी लाइफ में आते हैं, मैं भी जब 10th में मेरे 98% थे तो मुझे भी लगा था कि मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा नहीं हुआ, पर उसके बाद फिर मैंने रियलाइज करा कि नहीं, ये न्यू मून फेज है, तो अभी मैं मेहनत करती हूँ और फिर बाद में हो गया। तो ये तो सब। थैंक यू पल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि ये बातचीत बहुत सारे स्टूडेंट्स के काम आएगी। थैंक यू पल। थैंक यू मैम। तो ये थी पल अग्रवाल, जिनको जेई मेंस में मिले 100%, और उन्होंने हमको जानकारी दी तो जेई मेंस की तैयारी कैसे करें, कैसे हमको सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन कौन से राइटर्स की बुक्स इसमें हेल्पफुल हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।